Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sakti and I am back with another important lecture, another important video. So many of you have been appearing in the NAMALS entrance test examination, and in today's class we will be discussing the paper pattern of the NAMAL University, Islamabad and Karachi campus as well as their other campuses. Apart from that, we will also be solving जो सैम्पल पेपर है नमल का विल बी ऑल्सो सॉल्विंग दैट सैम्पल पेपर. उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है और पेपर पैटर्न जो है वो क्या होगा. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर नॉलेजेबल कंटेंट एंड आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो डू लाइक इट, डू गिव अ थम्स अप. एंड अगर कोई आपकी फीडबैक है या अगर आपका कोई कमेंट है या कहीं पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है या गुंजाइश है तो वो भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है. इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट. सो जितने भी CS के प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, डबल का प्रोग्राम है, AI और IT के प्रोग्राम जो कि नमल ऑफर करती है, उनका जो इंट्रेंस टेस्ट होता है दैट कंप्राइजेज ऑफ 1 आवर. सो उसका जो टाइम अलाउड है दैट इज 1 आवर एंड उसमें जो नंबर ऑफ MCQs होते हैं वो 75 होते हैं. टोटली जो है वो आपका MCQs बेस्ड जो है वो पेपर होता है और इसके अंदर फोर ग्रुप फोर जो है वो सेक्शंस होते हैं और ये सेक्शन डिपेंड करते हैं कि आपके FSC में क्या सब्जेक्ट्स थे. तो अगर तो आपने FSC में प्री मेडिकल किया हुआ है तो इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री और फिर साथ आपके पास बायो के 20 क्वेश्चन होंगे, तो 15 फ्रॉम इंग्लिश, 20 फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. अगर आप इंजीनियरिंग ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो फिर इंग्लिश और फिजिक्स तो सेम है आपके पास, केमिस्ट्री भी सेम है, लेकिन आपके पास फिर मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे. एंड ICS के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर्स के क्वेश्चन होंगे. तो इंग्लिश और फिजिक्स का पोर्शन तो सबके लिए कॉमन है और जो CS, SC, IT, डबल के प्रोग्राम्स हैं या AI के प्रोग्राम्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे सिर्फ इन्हीं ग्रुप से क्योंकि स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं. तो पेपर पैटर्न टोटली एंड सोलली डिपेंड करता है कि आपके FSC के सब्जेक्ट्स क्या हैं. चाहे अगर आप CS में अप्लाई करें और FSC में आपने प्री मेडिकल किया हुआ तो गुड थिंग इज कि आपके पास मैथमेटिक्स का पोर्शन नहीं होगा बल्कि आपके पास बायोलॉजी का पोर्शन होगा. तो ये पेपर पैटर्न है. अब हैव अ क्विक लुक एट इट. आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास ताकि आपको आइडिया हो जाए. तो फिर बता रहा हूँ 75 MCQs होंगे, 15 MCQs इंग्लिश के फिक्स्ड हैं, बाकी 20 ईच फ्रॉम योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अगर आप प्री मेडिकल की हो, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री अगर आप इंजीनियरिंग ग्रुप के हो, अगर आप ICS ग्रुप के स्टूडेंट थे तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर्स होगा. कैलकुलेटर्स याद रखिएगा अलाउ नहीं है एंड इनके टेस्ट में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, यानी गलत करने पे आपके कोई मार्क्स नहीं कटते हैं. तो नो नेगेटिव मार्किंग इन देयर टेस्ट एज वेल. तो नेगेटिव मार्किंग भी इनके टेस्ट में नहीं है. मैथमेटिक्स का सेक्शन है यहाँ पर. सबसे पहले मैथमेटिक्स के सेक्शन में यहाँ पे सैम्पल पेपर में देयर आर जस्ट 5 क्वेश्चंस. तो सैम्पल पेपर में यहाँ पे सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं, जबकि इन एक्चुअल जो है जो आपके पास रियल पेपर होगा वहाँ पर 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास मैथमेटिक्स के सेक्शन से होंगे. और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि जो आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन होगा इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स, यानी जो आपका FSC और A लेवल्स का मैथमेटिक्स है जिसमें इंटीग्रल्स, डेरिवेटिव्स वगैरह हैं वो भी होगा, प्लस क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का भी सेक्शन जो है ना वो आपके पास यहाँ पर इंक्लूडेड होगा. तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि दोनों सेक्शन जो हैं वो आपके पास होंगे. बहरहाल पहला क्वेश्चन है f(x) की वैल्यू है e की पावर 2x. तो f(x) की वैल्यू यहाँ पर गिवन है e रेज टू दी पावर 2x और एग्जामिनर आपको कह रहा है कि f ट्रिपल डैश x की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना है. सो f(x) यहाँ पर गिवन है जी e की पावर 2x. अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको एज इट इज लिखा जाता है और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर है उसका डेरिवेटिव साथ जो है वो मल्टीप्लाई होता है. तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा पावर का तो टू तो कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 2 की पावर 2x हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा. दोबारा हम इसका डेरिवेटिव लेंगे अब डबल डैश एक्स का. अब ये वाला 2 जो है ये अगेन कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, जिसको मैं ग्रीन में अंडरलाइन कर रहा हूँ. ये 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा. की पावर 2x का डेरिवेटिव कैसे आएगा? की पावर 2x डॉट 2, अभी ऊपर हमने लिया भी था कि की पावर 2x एज इट इज लिखा जाएगा, 2 की पावर x का डेरिवेटिव वो 2 बनता है, साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 4 की पावर 2x. तो 4 की पावर 2x हो जाएगा. रुकना नहीं है हमने यहाँ पे क्योंकि हमने f ट्रिपल डैश एक्स निकालना है, हमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पर निकालना है. तो f ट्रिपल डैश एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, की पावर 2x का दोबारा मैं क्या करूंगा कि मैं दोबारा इसका डेरिवेटिव लूंगा. तो वो क्या आएगा, की पावर 2x एज इट इज अपनी जगह पे आएगा और 2 की पावर x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा. 4 2 8 हो जाएगा, 8 की पावर 2x यहाँ पर डेरिवेटिव आ जाएगा. तो f ट्रिपल डैश एक्स जो है वो 8 की पावर 2x हो जाएगा. तो जैसा मैंने आपको बताया कि एडवांस मैथमेटिक्स प्लस क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स बोथ जो है
दे विल बी इंक्लूडेड इन द मैथमेटिकल सेक्शन ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो अब यहाँ पे जो सवाल है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास यहाँ पर इंक्लूडेड है फ्रॉम द क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स परसेंटेज इंक्रीज को यूज करते हुए आपने सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कह रहा है कि a मैन बाय द साइकिल फॉर ₹1400। सो ₹1400 की एक साइकिल बाय की है और उसने उसको सेल आउट किया एट अ लॉस ऑफ 20%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? तो हमने ये बताना है कि सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितनी होगी, कितना नुकसान जो है वो 20% का नुकसान करने के बाद जो उसकी सेल्स प्राइस है वो क्या है। अच्छा, यहाँ सैम्पल पेपर के अंदर क्वेश्चन की चॉइसेस जो है वो मिस प्रिंटेड है। नीचे भी कुछ क्वेश्चन में ऐसे हुआ हुआ है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हुआ हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हुआ हुआ है। तो बहरहाल पेपर में तो आपके पास चॉइसेस होंगी मेंशन। मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। सॉल्व करने का तरीकाकार इसका देख लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस यानी जितने की हमने वो बाय की है वो ₹1400 है। लॉस जो है वो हमारे पास यहाँ पर कितना आया है, लॉस यहाँ पर हुआ है हमारे पास 20% का। तो हम क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास सेल्स प्राइस जो है वो आ जाएगी। हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी। तो हमने 1400 का 20% निकालना है। तो किसी भी नंबर की जब एक आपने स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है तो आप नंबर को उठाएंगे और परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर आप 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 100 आप क्या करेंगे कि 20 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, 14 2 28 आ जाएगा और ये जीरो अपनी जगह पे आ जाएगा। तो 280 जो है ना वो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सो 280 जो है वो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो सेल्स प्राइस हमने कैसे फाइंड आउट करनी है? सेल्स प्राइस निकालने के लिए हम कॉस्ट प्राइस में से लॉस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 1400, इसमें से लॉस जो है वो ₹280 का हुआ है। सो ₹280 का हुआ है। ऑटो शेप्स को मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि ये चेंज मत करे उसको। तो 1400 में से 280 को हमने क्या किया, माइनस कर देंगे। तो 1120 हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी सेल्स प्राइस आ जाएगी। तो करेक्ट कर लें, यहाँ पे चॉइसेस मेंशन नहीं है, 1120 बहरहाल आंसर बनता है। मेथड समझ लें आप। और सैम्पल पेपर करवाने का मकसद ये है कि आपको पेपर की डिफिकल्टी का अंदाजा हो जाए। अ ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन इज, भाई लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होता है, इसलिए तो उसको लीनियर फंक्शन कहते हैं। तो उसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है। टू सर्फेसेज आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल at a point of their intersection if their normal at the point are perpendicular। अगर तो उनके नॉर्मल्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो वो ही तभी ऑर्थोगोनल जो है वो कहलाएंगी। तो अगेन यहाँ पे भी चॉइसेस मिस्ड हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5 है, सिमिलर है टू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द मैथमेटिक्स सेक्शन। यहाँ पर कह रहा है कि डी और ई पावर -2x को आपने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी ऑफ एक्स निकालना है आपने ई की पावर -2x का। तो ई की पावर -2x का डेरिवेटिव आप कैसे लेंगे? ई की पावर -2x को एज इट इज दोबारा लिखेंगे, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एज इट इज लिखा जाता है, और ऊपर वाली टर्म के डेरिवेटिव के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो -2x का डेरिवेटिव ले लेंगे, -2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव जो है वो 1 आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पे आएगा मेरे पास -2 ई की पावर -2x। सो -2 ई की पावर -2x जो है ना वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन यहाँ पर फिर इन्होंने चॉइस जो है वो मिस की हुई है। द प्राइम मिनिस्टर विल अपेयर डैश टेलीविजन टू नाइट। द प्राइम मिनिस्टर विल अपेयर ऑन टेलीविजन टू नाइट, क्योंकि आज वो टीवी के ऊपर आएंगे, कौन सा खिताब करेंगे, जो भी रीजन है। तो विल अपेयर ऑन टेलीविजन टू नाइट। तो इंग्लिश का सेक्शन में हमारे पास पता चला कि एक चीज जो हमने कवर करनी है अपने टेस्ट के लिए, वो क्या है, वो प्रेपोजिशंस की है। तो एक तो प्रेपोजिशंस आपने कवर अप करने हैं, फिर कंजंक्शंस को आपने फिलअप करना है। ठीक है, कि यहाँ पे आपने कंजंक्शंस को जो है ना वो आपने फिलअप करना है। कंजंक्शंस जो है वो यहाँ पर आपने आपने लगाने हैं। उसके साथ फिर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे नरेशंस हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिनको हम कहते हैं। उसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस हो सकती है आपके पास पेपर में, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इंसर्ट करना हो सकता है, और उसके अलावा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है ना वो आपके सिलेबस में है। क्वेश्चन है, शी स्पीक्स डैश लैंग्वेजेस डैश उर्दू बिसाइड्स उर्दू। तो शी स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस बिसाइड्स उर्दू, उर्दू के अलावा वो 3 और लैंग्वेजेस बोल सकती है। शी सेड आई मे ड्राइव देयर। शी सेड डैट लगाएंगे, शी सेड डैट शी माइट ड्राइव देयर। डैट शी है, पीछे सेड है, तो मे जो है वो माइट में चेंज हो जाएगा। दैट शी माइट ड्राइव देयर, दैट शी माइट ड्राइव देयर, वहां पर ड्राइव करेंगी। शी सेड दैट शी माइट ड्राइव देयर। तो यहाँ पे डैट मिस्ड है, यहाँ पे जैसे इन्होंने मिस्टेक्स की हुई ऑप्शन में। तो शी सेड दैट शी माइट
ड्राइव देयर। सो ऑप्शन बी जो है ना करेक्ट आंसर बनता है। आई डैश हिम टू गो, जब आप किसी को कोई काम कह रहे हैं करने का तो बता रहे हैं उसको, तो आई टोल्ड हिम टू गो, आई टोल्ड हिम टू गो, तो टोल्ड जो है ना वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनता है। सिनोनिम बताना है हमने ड्रेडफुल का। ड्रेडफुल का मतलब होता है बहुत ही बुरा, ऑफुल, तो आंसर बनेगा इसका ऑफुल। सो ड्रेडफुल मीन्स ऑफुल, सो ड्रेडफुल मीन्स ऑफुल, इंतहाई बुरा, इंतहाई नाकिस, इंतहाई घटिया या बुरा। राइट जी। अब तो फिर एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। प्रपोजिशंस होंगे, कंजंक्शंस होंगे, नरेशंस होंगी, वर्ब्स हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, ये आपके के जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें इंक्लूडेड होंगे। और इंग्लिश के सेक्शन से आप सबके टेस्ट में 15 क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल के एंट्रेंस टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं फिजिक्स के सेक्शन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एमसीक्यू है फिजिक्स के सेक्शन का, मैसिविटी ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज। अगेन यहाँ पे चॉइसेस मिसप्रिंट है। मैसिविटी जो है एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी की वो क्या होती है, तो मैसिविटी का पहले मैं आपको मतलब बता देता हूँ। को ब्लैक बॉडी जो है वो उसमें से थर्मल रेडिएशन जो है ना एमिट होती है, तो एक सरफेस कितना एफिशिएंटली थर्मल रेडिएशन को एमिट करता है वो मैसिविटी कहलाता है। तो ब्लैक बॉडी की जो मैसिविटी होती है वो +1 होती है। तो आई डोंट नो, लेकिन इनके सैम्पल पेपर के अंदर, ये इनका ऑल्दो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है और यहाँ पे काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, तो इसमें चॉइसेस मेंशन नहीं है, लेकिन +1 जो है ना वो इसका आंसर बनता है। वर्क डन विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है W=FD कॉज ऑफ थीटा। तो कॉज 0 डिग्रीज होता है, कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, तो कॉस 0 जो होता है ना वो 1 होता है। F × D, कॉस 0 जो है वो 1 आ जाएगा, सो FD हो जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री क्योंकि 1 है, तो कॉस 0 1 है, तो इसके ऊपर क्या होगा कि मैक्सिमम जो है ना वर्क डन होगा, तो एंगल 0 डिग्रीज है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस दैट अकर्स विद इन ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी को कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है। अगेन यहाँ पे भी चॉइसेस नहीं है, क्या कर सकते हैं, बहरहाल इनका ऑफिशियल सैंपल पेपर में इतनी मिस्टेक्स हैं। डैश इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस। सो कह रहा है कि कौन सी चीज़ इक्वल होती है अमाउंट ऑफ करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस के। तो करंट को जब आप रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है ना। ओम्स लॉ यही कहता है V इज इक्वल टू IR, सो दिस बिकम्स ओम्स लॉ। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इज इक्वल टू करंट का प्रोडक्ट विद रेजिस्टेंस। तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है। टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन द करंट्स आर इन डैश। तो करंट कैरिंग वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं कब, जब उनके के जो करंट्स हैं वो किस डायरेक्शन के अंदर है। तो करंट्स उनके जो हैं वो जब सेम डायरेक्शन में हैं और ऑपोजिट पड़ी हुई हैं वो वायर्स एक दूसरे, करंट कैरिंग वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी जब एक दूसरे के लॉन्ग पड़ी, जब करंट जो है वो सेम डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है। तो सेम डायरेक्शन के अंदर उनके पास करंट्स हैं और एक दूसरे के आमने सामने में पड़ी हुई है, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, एक दूसरे के अलॉन्ग पड़ी हुई है, याद रखना है आपने। तो ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं बनता, उस हवाले से भी सेम डायरेक्शन बनता है। कंप्यूटर्स का सेक्शन आ गया, तो कंप्यूटर के सेक्शन में भी आपके पास 20 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे सैम्पल पेपर में जो है वो सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं। अगेन सारा आपका ए लेवल्स का FSC का कोर्स है, लेकिन इनका टेस्ट कोई मुश्किल नहीं होता है, इसमें बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, बट वैरायटी ऑफ कोर्स हैं, कोर्स का सारा कंटेंट ही कवर होगा। MS DOS हैज डैश, MS DOS has dash command line interface, graphical user interface, menu line interface, utility driven interface। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसमें आपको पूरी पूरी कमांड्स लिखनी पड़ती हैं, तो वो CLI होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है। अनलाइक विंडोज वगैरह जो होती है वो GUI होती है, GUI होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है, उसमें आइकन्स बने होते हैं, आप उनके ऊपर क्लिक करते हैं और एक प्रोसेस हो जाता है। तो बहरहाल MS DOS जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस है। आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू विच डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर एंटर्ड इन द कंप्यूटर। किस डिवाइस के जरिए डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में आते हैं, सॉफ्टवेयर के जरिए, इनपुट डिवाइस के जरिए, आउटपुट डिवाइस के जरिए, मेमोरी के जरिए। तो इनपुट डिवाइस क्या करती हैं, डाटा को इनपुट करने के लिए यूज होती हैं, डाटा को इंटर करने के लिए यूज होती हैं। तो ये जो है ना हमारे पास क्या कहलाती हैं, ये इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, ये इनपुट डिवाइसेस जो है वो कहलाती हैं। कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, ये सारी की सारी जो है वो इनपुट डिवाइसेस हैं। माइक इवन इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, आपका कैमरा इनपुट डिवाइस है। तो दीज आर ऑल आर इनपुट डिवाइसेस। 35 की बेस 10 है, बेस 2 में लेके जाना है, यानी 35 डेसिमल में है। उसको आपने बाइनरी में लेके जाना है, उसको आपने बाइनरी में लेके जाना है। ये 35 है, ये 2 आ जाएगा, 2 17 ज़ा 34, 35 में तो 34 चलेगी, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16,
17 में से 16 चला गया, 1 बचा, 2 4 8, तो इसमें से कंप्लीट हो गया डिवाइड, ये तो 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर 0 है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर अगेन 0 है, 2 1 जा 2, रिमाइंडर जो है वो 0 है। तो अब हम यूं लिखेंगे ये, तो ये बाइनरी नंबर्स का इक्विवेलेंट आ जाएगा 10001 ये बाइनरी में चला गया। तो जब भी डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो बेस 2 होती है बाइनरी की, उससे डिवाइड करना है, रिमाइंडर लिखते जाने हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चॉइस ए यहाँ पर हमारे पास आंसर है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखना है कि सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है। तो सबसे बड़ा इनमें होता है टेराबाइट, उसके बाद है गीगाबाइट, उसके बाद है मेगाबाइट, और सबसे छोटा है किलोबाइट। तो असेंडिंग ऑर्डर में ये बनते हैं कि किलोबाइट से हम मेगाबाइट पे जाएंगे, मेगाबाइट से हम गीगाबाइट्स पे जाएंगे, और फिर हम टेराबाइट्स पे जाएंगे। तो ये इनका असेंडिंग ऑर्डर बनता है। याद रखिएगा 1024 बाइट्स जो हैं, 1024 बाइट्स जो हैं वो 1 किलोबाइट बनाते हैं। 1024 किलोबाइट्स जो हैं वो 1 मेगाबाइट बनाते हैं। 1024 मेगाबाइट्स जो हैं वो 1 गीगाबाइट बनाते हैं। और 1024 गीगाबाइट से 1 टेराबाइट जो है ना वो बनता है। तो 1 टेराबाइट जो है वो बनता है। द टर्म डैश इज यूज टू रेफर टू अ रो। डेटाबेसेस के अंदर जो रो को आप टपल कहते हैं, सो डेटाबेसेस में ये टपल कहलाती है रो जो है। अब आपके पास बायो का सेक्शन आ गया, ऑल्दो बायो में सॉरी केमिस्ट्री का सेक्शन आ गया। पहले केमिस्ट्री का सेक्शन करते हैं, उसके बाद फिर हम बायो के सेक्शन के ऊपर चलेंगे। तो केमिस्ट्री का सेक्शन में भी अगेन 20 क्वेश्चन होंगे फ्रॉम योर इंटायर कोर्स। तो इनको हम देख लेते हैं। द टर्म पीवीसी यूज इन प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टैंड फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए जो है ना ये स्टैंड करता है पीवीसी। द मटेरियल डैट कैन बी डिफॉर्म परमानेंटली बाई हीट एंड प्रेशर। तो जो चीज़ परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है वो थर्मोप्लास्टिक कहलाती है। थर्मोप्लास्टिक यानी थर्म मीन्स हीट, प्लास्टिक जो उस पर फैक्ट आ गया। हाइड्रो ऑक्साइड आयन की वैलेंसी क्या होती है? ओ OH के ऊपर -1 चार्ज होता है ना, तो -1 उसकी वैलेंसी है। एटमोसफेयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स, सॉल्ट ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स, स्मोक एक्सेट्रा, कलेक्टिवली नोन एज वाटर वेपर्स। नो। ओजोन, नो। ओजोन तो O3 होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs होते हैं, ये एरोसोल्स कहलाते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हवा में स्टिक हो जाते हैं एरोसोल्स कहलाते हैं। द फार्मूला फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो NaOH जो है ना वो फार्मूला बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बायो के क्वेश्चन होंगे अगेन 20 क्वेश्चन फ्रॉम योर एंटायर कोर्स। ऑल्दो बायो इज नॉट माई फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज, लेकिन मैं जो हूँ वो क्या करता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ जो है ना आपको आंसर जो है ना वो मैं मार्क कर देता हूँ, क्योंकि मैं मेरी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है बायो, बट स्टिल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि चलो जो स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया हो जाए कि इसमें जो है ना जो है क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, और उनको डिफ़िकल्टी का जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं दे शुड कवर अप द एंटायर कोर्स ऑफ FSC या A लेवल जो आपका बायो के लिए है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो बायोलॉजी है, सेक्शन है, बायोलॉजी का सेक्शन जो है उसमें है कि फॉर द इम्पल्स ट्रांसफर ऑफ प्री सिनेप्टिक टू पोस्ट प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन द सब्सटेंस रिक्वायर्ड इज, जो सब्सटेंस रिक्वायर्ड होता है वो कैल्शियम होता है। देखें कैल्शियम हेल्प करता है रिलीज करने में न्यूरो को इन द स्नाइपेज फेज। स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। ऑल्दो मैंने कभी बायो नहीं पढ़ी, लेकिन ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, मुझे आता है। A dash is defined as a group of organisms capable of interbreeding and producing the fertile offspring. Population नहीं, ये process population increase कहलाता है, लेकिन species जो होती हैं वो capable होती हैं, ऐसे organisms हैं जो कि interbreed करते हैं और क्या करते हैं कि fertile offspring जो है वो produce करते हैं। A family is a group of genera, ठीक है जी, pores in the cell walls of adjacent cells through which their cytoplasm is connected. This process is known as plasmodesmata. तो ये प्रोसेस जो है वो प्लास्मोडेस्माटा जो है वो कहलाता है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे पेपर में, फिर बता रहा हूँ 20 क्वेश्चन होंगे। इंटायर कोर्स है तो आपने देख लिया कि पेपर को इनका डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक सा इनका पेपर है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है इसमें, इजी टू मीडियोकर इसके अंदर क्वेश्चन हैं। आई एम होपफुल कि अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो नमल का 2026 का टेस्ट है इंशाल्लाह वो कैसा होगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। और सिमिलर क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के सेक्शन में से, फिजिक्स के सेक्शन में से, जो मैंने NTS के लिए, बैरियर के लिए, एयर के लिए किए हुए, और नमल के लिए भी रेलिवेंट है। इंग्लिश भी जो इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और NTS का, NAT का, कॉमसेट्स का, और बैरियर के टेस्ट और एयर के टेस्ट के लिए, वो भी आपकी टोटली रेलिवेंट है। डू कवर दैम आप।
ताकि आप अपने टेस्ट की अच्छी तैयारी कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको आपके टेस्ट में कामयाब करें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। टिल नेक्स्ट लेक्चर, टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। Like, comment, and subscribe.